जोरदार सी चीज देखेंगे कि आप कभी बीकानेर साइड के अंदर जाएंगे तो ज्यादातर गांव के नाम के पीछे सर लगा हुआ मिलेगा आपको। कोडमदे सर, पातली सर, तोलिया सर, उद्दा सर, भोजू सर, जाम सर, लूणकरण सर। अपने लगता है यार सारे सर क्यों, मैडम कहीं नहीं है। तो सर का मतलब होता है तालाब। ये पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति कितना सम्मान रहा होगा कि उन लोगों ने गांव के नाम उस व्यक्ति के नाम पर रख दिए जिसने वहां पर तालाब बनवाया था। कि यदि किसी गांव का नाम भोजू सर है, इसका मतलब वहां पे भोज नाम का कोई व्यक्ति तालाब बनवा के गया होगा, बसने वालों ने उस व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता, श्रद्धा उत्पन्न की और उसका वहां पर वही नाम रख दिया गया, गांव का नाम वही रख दिया गया। इसलिए वो गांव के नाम के पीछे आपको सर लगे हुए मिलेंगे। बीकानेर साइड में आपको सर मिलेंगे, आप जोधपुर साइड में जाओगे तो यही गांव के नाम के पीछे मिलेंगे आपको नाडा, राता नाडा, बोरा नाडा, इसर नाडा। उसका मतलब ये तालाब के नाम पर गांव के नाम रखे हुए हैं। आप जैसलमेर बाड़मेर साइड में जाओगे तो गांव के नाम के पीछे तड़ा लगा हुआ मिल जाएगा, पूरों का तड़ा, सोलंकियों का तड़ा। गांव के पीछे बेरी लगा हुआ मिलेगा, जानसिन की बेरी। ये बेरी, तड़ा, सर, नाडा, ये सब हमारे परंपरागत वाटर रिसोर्स हुआ करते थे। हमारे बड़के, हमारे पूर्वज इस मामले में कितने शाणे थे कि जल संरक्षण तो करते थे, वो तो करते ही थे, परंतु उस व्यक्ति का भी पूरा सम्मान किया जो पहली बार वहां पे जल की व्यवस्था करके गया। और इससे पता चलता है कि जब भी कोई गांव बसता उससे पहले जल की व्यवस्था करना ज्यादा जरूरी हो जाता। तो कोडमदे सर दादी जी के नाम पे, कोडमदे के नाम पे ही था। वहां पर 1472 में इसको राजा घोषित किया। तो इसने कहा भाई राजधानी यहीं बनाई जाए अपने, तो कोडमदे सर में राजधानी बना लेते हैं। पर यहां पर पुगल के भाटियों ने विरोध किया। पुगल अभी मैंने मैप के अंदर दिखाया था, बाद में तो बीकानेर वालों ने जीत लिया था, पर शुरू में पुगल के जो भाटी हुआ करते थे वो अलग हुआ करते थे। राव शेखा वहां का राजा हुआ करता था। जैसलमेर का कोई एक भाई आके पुगल बस गया था, तो उनकी एक ब्रांच हुआ करती थी वहां पर वो। और राव शेखा ने कहा कि ना, ये जमीन हमारी है। थोड़े दिन के लिए यहाँ मिलिट्री कैंप क्या लगाया तुम लोगों ने, जमीन के मालिक थोड़ी बन जाओगे, पर यहाँ राजधानी नहीं बनाने देंगे। जैसलमेर वालों ने कहा कि नहीं भाई, यदि हमारे पुगल वाले भाई होंगे तो यहाँ तो नहीं करने देंगे। बिक्का को लगा यार शुरू में ज्यादा पंगे नहीं लिए जाने चाहिए, तो बिक्का ने कहा ठीक, यहां नहीं बना रहे, दूसरी जगह बना लेंगे। कोडमदसर से थोड़ा इधर की तरफ आए, एक अन्य नई जगह पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाने की सोची। पूरा नया नगर बसाया गया। नगर को अपने बोलते थे नेर। बिक्का ने वो नेर बसाया, इसलिए उसका नाम है बीकानेर। जैसे हम खूब सारे गांव के नाम के पीछे नेर मिलेगा, नेर का मतलब ही नगर हुआ करता था। जोबनेर, चांपानेर, गोनेर, ये नेर वाले नाम भी आपको बीकानेर में राजस्थान में आपको खूब सारे मिल जाएंगे। तो बिक्का का नेर है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, बीकानेर। 1488 में इसकी स्थापना की गई थी। 1488 AD। 1465 में बिक्का वहां से निकलता है। 1472 में कोडमदेसर में बिक्का को राजा घोषित किया जाता है। 1488 में बिक्का एक नए नगर की स्थापना करता है जिसको हम बीकानेर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इधर एक दोहा लिखा हुआ है, पढ़िए इस दोहे को। 1545 सूद वैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर। जहां तक मुझे याद है, मैंने पिछली क्लास में यह बात आपको बताई थी कि हमारे गांव का जो कैलेंडर होता है वो विक्रमी कैलेंडर होता है, और जो विक्रमी कैलेंडर होता है वो हमारे शहर वाला जो कैलेंडर है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है, इससे 57 साल आगे होता है। 57 साल का डिफरेंस होता है। इसके महीने जनवरी फरवरी होते हैं, उसके महीने चैत्र बैसाख होते हैं। इसमें 7-7 दिन के 4 वीक होते हैं। उसके अंदर 15 दिन का एक फोर्ट नाइट होता है, पखवाड़ा होता है। विभाजन कैसे, ये डिवीजन कैसे किया जाए? जनवरी फरवरी वाला महीना सूर्य पर आधारित है, सोलर बेस्ड है। मम्मी वाला जो चैत्र वैसाख वाला महीना है वो चंद्रमा पर आधारित है, लूनर बेस्ड है। 15 दिन चांद दिखता है, 15 दिन चांद नहीं दिखता। जिसमें चांद नहीं दिखता वो हो जाता है बदी, जिसमें चांद दिखता है वो हो जाता है सुदी।
अब ध्यान देना आप इस बात पर। मैंने बताया कि 1488 के अंदर बना था। ईस्वी सन बता रहा हूं मैं, तो अंग्रेजों वाला सन बता रहा हूं, जो आप और मैं अभी पढ़ते हैं वो सन बता रहा हूं कि 1488 में बीकानेर की स्थापना हुई थी। अब इसको जब मैं विक्रमी कैलेंडर में कहूंगा तो मैं कहूंगा विक्रमी कैलेंडर 57 साल आगे है। 1488 में 57 जोड़े जाए, 1488 में 12 जोड़े, 12 जोड़ते हो गया 1500, 57 में 12 गए 45 और बचे, 1500 में 45 और जोड़े तो 1545। विक्रमी कैलेंडर पूछा जाए तो 1545 में बीकानेर की स्थापना हुई, और ईस्वी सन पूछा जाए तो 1488 के अंदर हुई। लिखा हुआ है 1595। अपने वाले 45 बोलते नहीं थे, आज भी गांव में 15 है, पूरा नहीं बोलेंगे 15, तो 1595 मतलब 1545। तो विक्रमी कैलेंडर का यदि सन कोई है तो 1545 है विक्रमी कैलेंडर। आगे लिखा हुआ है सूद, इसका मतलब चांद दिख रहा है, व्हाइट वाले दिन चल रहे हैं, लाइट वाले दिन चल रहे हैं। हिंदी में एग्जैक्टली जो शब्द होता है वो होता है शुक्ल, उसको बोलते हैं कृष्ण या डार्क, इसको बोलते हैं शुक्ल, लाइट कह दो, व्हाइट कह दो, कुछ ही कह दो आप। 1545 का साल है, चांद दिखने वाला पखवाड़ा चल रहा है, वैसाख का महीना है, वैसाख चल रही है, दूसरा ही महीना, पहला चैत्र दूसरा वैसाख। थावर, ध्यान देना आप इस बात पर, बड़े जोरदार शब्द, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द। थावर का मतलब होता है शनिवार। आप में से कोई सीनियर होंगे तो वो इस बात को थोड़ा जानेंगे, बच्चे हैं तो वो अपने घर पे पूछें कि थावर शनिवार को कहा जाता है। मुझे एक और चीज याद आती है, 2010 से पहले तक, 2007-8 तक लगभग, राजस्थान पत्रिका जो गांव में राजस्थान पत्रिका आता है, तो गांव में राजस्थान पत्रिका में सैटरडे को, संडे को और बुधवार को साथ में रंगीन पेपर आता है। बुधवार को लुगाइयों वाला, इसको परिवार कहते हैं, दैनिक भास्कर इसको मधुरिमा नाम से छापता है। शनिवार को राजस्थान पत्रिका में फिल्मों का पेज आया करता था एक, आजकल उसका नाम बॉलीवुड कर रखा है क्योंकि उसमें बॉलीवुड की खबरें आती है। मुझे याद है पहले उस अखबार का नाम, शनिवार को जो एक्स्ट्रा अखबार आता था उसका नाम थावर था, क्योंकि शनिवार के दिन आता था और हमारी राजस्थानी भाषा में शनिवार को थावर ही कहते हैं। रविवार वाला जो अखबार आता था, आजकल उसका नाम रविवार ये कर रखा है इन लोगों ने, पहले उसका नाम भी आया करता था इतवारी पत्रिका, क्योंकि रविवार भी गांव में अदितवार वैसे बोला जाता है, तो इतवारी बोलते थे उसको, इतवारी पत्रिका। पर धीरे धीरे इन्होंने अब चेंज कर दिया। बाकी पहले राजस्थान पत्रिका इस मामले में राजस्थान को थोड़ा डिवोट ही करता था और हमारी भाषा के नाम पर ही उसके पेपर के नाम रखे हुए थे। तो थावर का मतलब शनिवार है। 1545 का विक्रमी कैलेंडर का साल, वैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष, शनिवार का दिन। आगे लिखा बीज। हमारी भाषा पे गुजरात की भाषा का फर्क है। गुजरात में दो को बोलते हैं बे, इसलिए हमारे जैसलमेर बाड़मेर वाला जो इलाका टच करता है, ये लोग भी दो को बे कहते हैं। इसलिए हम बाकी वाले तो बोलते हैं एकम, दूज, पहला दिन हुआ तो एकम, दूसरा दिन हुआ तो दूज, भाई दूज। ये इधर वाले जो टच करता हुआ इलाका मिलेगा आपको, जैसलमेर बाड़मेर, पहले बीकानेर तक भी ये चीजें चली जाया करती थी। इधर दूज को बोलते हैं बीज, बे से बन गया बीज। रामदेव बाबे की बाकी बोलेंगे बाबरी दूज, ये बोलते हैं बाबरी बीज। तो बीज का मतलब है दूसरा दिन है, सेकंड डे चल रहा है। वापस आओ, 1545 विक्रमी कैलेंडर, शुक्ल पक्ष है, वैसाख के महीने का है, दूसरा दिन है उसका, शनिवार के दिन। थर्पियो मतलब स्थापना करना, थर्प दिया, थर्पणा की है, किसने? बिक्के ने। किसकी? बीकानेर की। एक दोहा बीकानेर की स्थापना के बारे में सब कुछ बताता है कि 1545 के विक्रमी कैलेंडर के वैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बीकानेर की स्थापना हुई थी। बिक्का द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। इस बात पर फिर मुझे एक बात याद आती है कि गांव में डोकरे आज भी बोलते हैं कि थावर कीजिए थर्पणान, बुद्ध कीजिए व्यापार। यदि स्थापना करनी है कोई नई, तब तो शनिवार को करो, सॉरी स्थापना करनी है तब तो शनिवार को करो। थावर कीजिए थर्पणा, व्यापार शुरू करना है, दुकान खोलनी है, तो बुधवार को कर। थावर कीजिए थर्पणान, बुद्ध कीजिए व्यापार।
थावर है, बीका स्थापना कर रहा है इसकी। तो बीकानेर की स्थापना वैशाख पक्ष की शुक्ल पक्ष की वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शनिवार के दिन 1545 में हुई थी। उस 1545 को जब हम हमारे इसमें लाते हैं जब ये 1488 बन जाता है। अब वापस मैं अगली बात पर आता हूं। वैशाख की शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो गई, द्वितीया से अगला दिन कौन सा हुआ? तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा त्योहार, अक्षय तृतीया। अगले दिन अक्षय तृतीया होती है। अक्षय का मतलब होता है पूरा। ऐ हटा दूं, क्षय बोलूंगा मैं खाली, क्षय का मतलब कमी होना, हरास होना किसी चीज के अंदर, रिड्यूस। ऐ लगा दिया उसके अंदर, अक्षय, खत्म नहीं हो कभी। इसलिए सरकार की योजनाओं का नाम होता है अक्षय पात्र। इस पात्र में जो रख दिया वो खत्म नहीं होगा कभी। चावल के लिए कहा जाता है कि चावल कभी खराब नहीं होता, इसलिए चावल को बोलते हैं अक्षत, इसमें कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए जब भी तिलक लगाते हैं तो चावल लगाते हैं कि जिस प्रकार चावल खराब नहीं होता है, इसमें कमी नहीं आती है, उसी प्रकार तुम, जिसे मैं बहन कहती है, जिसे मैं तिलक लगा रही हूं, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तुम्हारी उम्र बढ़े, तुम्हारे किसी प्रकार की कमी नहीं आए, इसलिए वो चावल लगाए जाते हैं। चावल को हम अक्षत बोलते हैं। अक्षय का मतलब हो गया पूरा। पूरे को हमारी राजस्थानी भाषा में हम बोलते हैं आखा। गांव के लिए हमेशा कहते हैं आखो गांव, कितने लोग जीवने के लिए आखो गांव आयो। हमारी भाषा का उसका अक्षय का शब्द हुआ आखा। तृतीया को हम हमारी भाषा में कहते हैं तीज। अब खूब सारे लोगों के समझ में आया होगा कि बीकानेर के जिस दिन स्थापना हुई थी उसका अगला दिन एक बड़ा त्योहार था, आखा तीज। किसानों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है, हम उसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, उसको आखा तीज भी बोलते हैं। बीकाजी ने पहले दिन बीकानेर की स्थापना की थी, बड़े खुश हुए इस बात से, और बीकाजी ने उस दिन पतंग उड़ाई। एक गोल पतंग उड़ाई गई, एकदम रोटी जैसी गोल, चांद जैसी गोल पतंग उड़ाई गई, इसलिए उस पतंग का नाम ही पड़ गया चांदा, कि वो चांदा पतंग थी, चांदा पतंग उड़ाई गई थी। कालांतर में रिवाज पड़ा कि हर आखा तीज पे बीकानेर के लोग पतंग उड़ाते हैं। बीकानेर के लोगों द्वारा पतंगें उड़ाई जाती है। बाकी जगह आप मकर संक्रांति पे देखते हो कि मकर संक्रांति पे पतंगे उड़ रही है, और बीकानेर वाले पतंगे उड़ाते रहते हैं आखा तीज पे, क्योंकि बीकाजी इसकी शुरुआत करके गए थे। बीकाजी ने वो चांदा पतंग उड़ाई थी, इसलिए आज भी बीकानेर में खूब सारी वो चांदा पतंगे उड़ती है। क्योंकि सेलिब्रेशन का दिन वो अक्षय तृतीया आखा तीज हो गया, इसलिए हमारी तमाम किताबें लिख देती है, हम भी मानते हैं, आरपीसी भी मानती है कि बीकानेर की स्थापना किस दिन हुई थी, आखा तीज के दिन। वो सिंपल त्योहारों के नाम देके पूछता है बीकानेर की स्थापना किस दिन हुई, आखा तीज, दीपावली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, आखा तीज या अक्षय तृतीया। वैसे वो एग्जैक्टली दिन एक दिन पहले का है, पर उस दिन कोई मूर्त किया होगा, अगला दिन सेलिब्रेट किया होगा उन्होंने, तो सेलिब्रेशन की वजह से वो दिन बीकानेर की स्थापना का दिवस कौन सा माना जाने लगा, तो अक्षय तृतीया आखा तीज बीकानेर की स्थापना का दिवस माना जाता है। मैंने तमाम बातें इस दोहे के माध्यम से आपको समझा दी, और आपकी बेहद मांग पर यह दोहा मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आप देख लेना यहाँ से। और तो 1595 सूद बैसाख सुमेर, थावर बीज थ्रेपियोन, बीको बीकानेर, और मैंने खूब सारी दूसरी बातें भी आपको बता दी। तो ये जोधा जी का एक व्यंग्य था जिसने एक सिटी बसा दी थी। कभी कोई पूछेगी राजस्थान के कौन से एक नगर की स्थापना एक व्यंग्य के आधार पर ही हो गई थी, तो बीकानेर है। तो ये बात थोड़ी सी याद रखना। अब आगे बढ़े। एक फोटो है जिसके अंदर बीकाजी करणी माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। इधर दो बंदे बैठे हैं, कांदल जी बैठे हैं, एक बीका जी बैठे हैं, इधर भी एक करणी माता आशीर्वाद दे रही है। आप थोड़े से और पढ़ोगे, ये करणी माता के पेनोरमा से ये फोटो उठाई हुई है, थोड़ी और बातें पता चलेगी कि राव शेखा भाटी को वरदान दिया था। मैंने अभी बताया कि पुगल का जो था वो राव शेखा भाटी था, और कहा जाता है कि राव शेखा भाटी भी करणी माता का धर्मभाई बना हुआ था। तो कालांतर में शेखा और बीका के बीच में जो दूरियां वगैरह आ गई थी, उनको भी करणी माता ने दूर करवाया था। और शेखा की बेटी थी रंग कुंवरी, उस रंग कुंवरी के साथ में बीका की शादी और करवाई थी। तो ये बातें भी थोड़ी मैंने चित्र के माध्यम से बता दी। बियावान जंगल पड़ा है, और देशनों के आसपास आज भी आप जाओगे तो आपको जंगल सा ही दिखाई देता है।
पेनोरमा ने कितना अच्छा सा इसको बताया कि भाई बीका जी को आशीर्वाद दे रही है करणी माता। दो फोटो आपके सामने, इसलिए करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। एक फोटो यहां पर बहुत अच्छा है, ये बीका के राज तिलक का फोटो है। फिर मैं एक बात बताता हूं आपको, कोरोनेशन बीका का। यहां पर एक व्यक्ति बीका जी का राज तिलक कर रहे हैं कोडमदेसर में 1472 में, जब उनको राजा थरपा गया। फिर एक कहानी है, सुनना आप बात। फिर इधर तो एक बीका जी की फोटो, पुरानी फोटो कोई मुझे मिली थी, जन्म पत्री वगैरह टाइप की उनकी बनी हुई है, तो वो फोटो है, इसलिए मैंने लगा दी। बाकी उस फोटो पे आप कंसंट्रेट करना। ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर के आसपास का जो इलाका था, यहां पर एक जमींदार हुआ करते थे जिनका नाम था पांडु गोदारा। ये फोटो तो बीका की है भाई, मैं बात बता रहा हूं इसलिए यहां पे लिख दिया मैंने। पांडु गोदारा नाम करके एक जमींदार हुआ करते थे यहाँ पे, बड़े दिलेर आदमी, बड़े जमींदार। ये जमीन उनके पास में, खूब सारे पशुपालन करते थे यहाँ के लोग, खूब सारे पशु उनके पास में। उन पांडु गोदारा की एक और बड़े कोई यहाँ पे जमींदार हुआ करते थे, पुल्ला सारण। उनके साथ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, विवाद की स्थिति चल रही थी। इसलिए पांडु गोदारा ने, और इस लड़ाई के अंदर पुला सारण के साथ में खूब सारे लोग थे। कहते हैं कि वहां आसपास के जो बाकी जो कसवा चौधरी थे, जो बेनीवाल चौधरी थे, वो इधर पुला सारण के साथ में थे। जैसलमेर के जो भाटी थे वो इनके साथ दे रहे थे, पुला सारण का साथ दे रहे थे। और गांव में ऐसी मान्यता भी है कि जो सारण होते हैं और जो जैसलमेर वाले भाटी है, ये आपस के अंदर भाई भाई है। किस तरीके से क्या रहा होगा नहीं पता, पर ऐसा माना जाता है कि ये आपस के अंदर भाई होते हैं। तो जैसलमेर वाले भाटियों ने कहा कि हम हमारे भाई का साथ देंगे। तो यहाँ पे पांडु गोदारा अकेला गिर गया था और उसे लगा यार अब मैं क्या करूं। तो उसने उस समय बीका इन क्षेत्रों में घूम रहा था, कभी कोई 2 गांव जीतता, 4 गांव जीतता, ऐसी स्थिति के अंदर था बीका। और उसने बीका को प्रपोजल दिया कि मेरा इनके साथ युद्ध है, तू मेरा साथ दे, और यदि मुझे जिता दिया तो अपनी तो इज्जत रह जाएगी, तो मैं ये इलाका तेरे को दे दूंगा, मेरे पास जो इलाका है वो तुम्हें दे दिया जाएगा। बीका ने उनकी तरफ से लड़ाई की, जो भी गठबंधन बन के उधर से आया था उसको हरा दिया। इसलिए पांडु गोदारा ने बाद में वो जमीन, जो भी उनके कब्जे के अंदर जमीन थी, वो बीका को दे दी थी। इसलिए बीका जी ने उस दिन कहा कि चूंकि आप मेरे राज में सहायक हुए हो, इसलिए आप मेरा राज तिलक करोगे। उसके बाद बीकानेर में नियम रहा, इन पांडु के नाम पर एक गांव बसा हुआ है पूरा, पांडुसर। उस पांडुसर गांव के जो भी गोदारा जाट हुआ करते थे, 2 गांव है, पांडुसर और सेकसर, वो जो पांडु की लीनेज के अंदर आने वाले, उनके आगे जो वंशज हुए, उनके जो डिसेंडेंट हुए, बीकानेर के महाराजा का राज तिलक हमेशा उन गोदारा जाटों के द्वारा ही किया जाता था। और फिर कालांतर में तो मतलब वो महत्व यूं बढ़ता बढ़ता तो यहां तक बढ़ा कि आज भी साधारण कोई बीकानेर में आदमी भी मकान बनवाता है, बीकानेर या उसके आसपास के इलाके में, तो इसकी मकान की नींव किसके द्वारा लगवाई जानी चाहिए? तो यार कोई गोदारा जाट हो तो उससे नींव लगवा लो। जिस प्रकार बीका जी के राज्य की स्थापना करवाने में उन्होंने सहायता की थी, तो बीका जी का राज्य देख लो कितनी पीढ़ियों तक चला है, कितने वर्षों तक चला है, तो मकान भी उतने वर्षों तक रहेगा, कई पीढ़ियों तक मकान अपने पास में रहेगा। सिंबल, संकेतात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से आज भी वो बातें मानी जाती है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि भाई ये राज तिलक जो कर रहे हैं तो यूं कहानी है, एग्जाम में पूछे नहीं पूछे, पर अपने को यूं अच्छी है, सुनने में बातें अच्छी लगती है, तो थोड़ी आप दिमाग के अंदर रखना थोड़ी सी ये चीजें। तो वो गोदारा गहलोत भाई भाई गड़गंठा झड़ झड़ जाएगी। तो और लगता है कि यार ये गहलोत कौन से, लोकल जो लोग है वो जो कहानियां सुनाते हैं वो कहते हैं कि जो गोदारा होते हैं वो गुहिलों के भाई होते हैं। कैसे रहे होंगे, क्या रहे होंगे, वो बात दूसरी है, पर जो फोक लोर है उनके अंदर ऐसी कई बातें कही जाती है। वो गलगंठे वाली कहानी सुनते तब और लगता है कि यार वास्तव में ही ऐसा कुछ रहा ही होगा। तो ये भी याद रखना, थोड़ी सी बातें याद रखने वाली सी बात है। तो ये कौन व्यक्ति राज तिलक वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने आपको बात बता दी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि बीका ने जब अपना राज्य यहां पर स्टेब्लिश कर लिया था, तो जोधा जी ने एक बार बीका से बातचीत की, और जोधा जी ने कहा कि बेटे तू सुपुत्र है, तूने अलग अपना राज्य स्थापित किया है। और सपूत वही होते हैं जो बाप की पैसे पर ऐश ना करे, खुद की थरपना करे, खुद का कुछ नया बनाए, आगे बढ़ाए उस चीज को। तूने वो किया है। 2 मांगे हैं मेरी, पूरी कर। बीका जी का पिता, आप जो मांगो वो तैयार है, आपको ये कहने की कहां आवश्यकता पड़ी।
उन्होंने कहा एक तो तेरे राज्य में एक जो जगह है ये मुझे दे, लाडनू। तो नागौर में लाडनू आता है, ये पहले बिक्का के कब्जे में हुआ करता था, बिक्का ने जीत लिया था इलाका, पर उन्होंने कहा ये मुझे दे दे। उनका पूरा राज्य आपका है, ये ले लो आप। नहीं, ये जोधपुर में मिलाया जाए, ठीक है। और का एक देख ये है कि तू यदि जोधपुर रहता तो मेरे मरने के बाद राजा बन सकता था, तेरे सारे भाइयों में सबसे योग्य तू है, पर अब चूंकि तू अलग से अपना राज्य स्थापित कर लिया तूने, इसलिए मेरे मरने के बाद जोधपुर में हिस्सा मत मांगना। तो कहीं ये कह दे कि भाई ये बाप की जमीन, इसमें भी मुझे तो हिस्सा दिया जाए। बिक्का जिनका नहीं मांगूंगा, पर पापा मेरी एक मांग भी है। क्या? कि मैं तो वहां से उस दिन आपकी बातों बातों में कहा था कि भाई चलो चलो, काका कांदड़ ने कहा था तो उनके साथ में रवाना हो गए। किसी भी राज्य के जो चिन्ह होते हैं, राज चिन्ह होते हैं, भगवान की मूर्ति होती है, कोई ढोल तलवार नगाड़े, ऐसे राज चिन्ह जो होते हैं, तो मैं गया तो आपके जोधपुर से हूं, तो राज चिन्ह तो सारे जोधपुर में पड़े हैं राठौड़ों के। उन राज चिन्ह में मुझे हिस्सा दिया जाए, उन राज चिन्ह में कुछ मुझे भी दिलाओ, मैं भी बीकानेर में ले जाके रखूं तो सही। मैं अब राजा बनाऊं तो मेरे राज चिन्ह तो होने चाहिए। जोधा जिनका वो चिंता की बात नहीं है, तू आए तब आके ले जाना। उस घटना के थोड़े दिन बाद में जोधा जी की डेथ हो गई। बिक्का जा ही नहीं पाया, बिक्का अपना राज्य स्थापित करने में यहां पर लगा हुआ था। जोधा जी के मरते ही वहां पे जोधपुर में राजा बने सातल। आगे मैं सातल की कहानियां सुनाऊंगा, और थोड़े दिन में सातल की भी डेथ हो जाती है। बिक्का के भाई थे। सातल की जब डेथ हो गई तो फिर सातल के छोटे भाई बने सुजा, जोधपुर के राजा सुजा बने। सातल बहुत अल्प समय के लिए राजा बने थे, अगले राजा सुजा बने। सुजा जब राजा बने तो बिक्का, तब तक उधर से बिक्का फ्री हुआ, सुजा के पास गया, और सुजा के पास पहले उसने अपना एक बंदा भेजा, और बंदा भेज कहा कि पापा ये कह के गए थे कि राज चिन्ह में से एक हिस्सा मुझे दिया जाना चाहिए। पापा वाले टाइम में आ नहीं सका, सातल वाले टाइम भी नहीं आया, अब थोड़ा मैं फ्री हूं, तो वो जो जितने भी एम्बलम है, जितने भी राज चिन्ह है, उनका एक हिस्सा मुझे सौंपा जाए। सुजा ने मना कर दिया कि खुद का राज है तो खुद के राज चिन्ह बनाओ, लो, इसमें तो हिस्सा आज दिया जाए, कल दिया जाए। बिक्का को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा भाई भाई ऐसी क्या बात कर रहा है? उसने कहा ना ना, कोई भाई भाई नहीं, तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूं। तो फिर बिक्का को गुस्सा आया, बिक्का जोधपुर पर अटैक कर देता है, जोधपुर को घेर लेता है। हालांकि लड़ाई नहीं होती दोनों के बीच में। सुजा की जो मम्मी थे जसमादे, जोधा जी की हाड़ी रानी थे, जसमादे आके समझौता करवा देते हैं बिक्का और सुजा के बीच में, और बिक्का को राज चिन्ह में से कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, कुछ चीजें उसको दे दी जाती है, जिनको बिक्का लेके बीकानेर आ जाता है। जिनमें एक तो कहा जाता है कि एक नागणची माता की मूर्ति थी, एक तो नागणची माता की मूर्ति लेके, एक लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति थी। एक ऐसा कहते हैं कि जब मेवाड़ में रणमल को मार दिया था, 1438 में रणमल की हत्या कर दी गई थी, जोधा को वापस जोधपुर मिला था, या जोधपुर वाला इलाका, जोधपुर तो था ही नहीं, मंडोर जो राजधानी थी वो मिला था 1453। आवड़ बावड़ की संधि मैंने बताया था आपको, 15 साल लग गए थे। तो उन 15 सालों में जब जोधा भटक रहा था, तब जोधा अपने एक लोक देवता हुआ करते थे, उनके पास में गया था, और उन लोक देवता का नाम था हड़बूजी। आगे मैं लोक देवताओं की बात बताऊंगा तब और बताऊंगा। और हड़बूजी को जाके जोधा जी ने कहा कि बाबूजी महाराज बताओ हमारे कोई डेरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और हड़बूजी ने आशीर्वाद दिया था कि जा तू थोड़े दिन के अंदर मंडोर जीत लेगा, और ये मेरी कटार लेके चला जा। डेगर कटार थी उनके पास में, तो हड़बूजी ने कटार दी थी, तो जोधा जी के पास में थी। कहते हैं वो भी बिक्का लेके आ गया था। तो वो जो हड़बूजी वाली कटार है, वो जो डेगर थी, और भी खूब सारे कोई ढोल नगाड़े कई चीजें थी, पर ये 2-3 मोटी मोटी सी बातें हैं, तो याद रख लेना, क्योंकि इधर ये काम आएगी, थोड़ी आगे काम आएगी बातें, तो मैंने बताने के लिए कह दिया आपको। तो सिंपल आपसे तो ये पूछा जाएगा कि बिक्का ने राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए जोधपुर पर अटैक किया था, उसमें जोधपुर का राजा कौन था? तो सुजा था। सुजा की मम्मी थे जसमादे, जोधा जी की हाड़ी रानी थे, इन्होंने समझौता करवाया, बिक्का को कुछ राज चिन्ह दे दिए गए थे। आगे वाली बात में एक काम आ जाएगी कि बिक्का ने निर्माण कार्य करवाया, बनवाया, कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया। एक तो शुरुआत में जब वो कोडमदेसर को राजधानी बनाने की कोशिश कर रहे थे, कोडमदेसर पहले से कोडमदे के नाम पर ये बसा हुआ था,
तो बिक्का ने वहां पर एक भैरुंजी की मूर्ति लगवाई थी, भैरुंजी का मंदिर बनवाया था। वो भैरुंजी की मूर्ति भी बिक्का मंडोर से लेके आया था। जब आया होगा तब साथ में कोई मंडोर से लाए होंगे, भाई देवता तो साथ में लेके चले। तो यहाँ कोडम देसर में भैरुंजी का मंदिर बनवाया था, बहुत फेमस मंदिर है, आसपास के लोग अब भी आते हैं। तो कोडम देसर भैरव मंदिर जो है वो बिक्का ने बनवाया था। एक जब ये नागणची माता की मूर्ति लेके आ गए थे तो इन नागणची माता का मंदिर भी ये बीकानेर के अंदर बनवाया। कोडमदेसर बैरू तो कोडमदेसर के अंदर, और नागणची वाला मंदिर था ये बीकानेर में बनवाया गया। कहते हैं ये जो नागणची माता वाली मूर्ति है इसके 18 हाथ है। तो वैसे तो नागणची माता का मंदिर मैंने बताया था कि बाड़मेर के नागाना गांव में नागणची माता का मंदिर बना हुआ है, पर एक मंदिर ये भी बना हुआ है। और यहाँ पर नागणची माता जो है उनके कितने हाथ है, तो उनके 18 हाथ है, उनका ये एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। तो ये भाई याद रख लेना। जो निर्माण कार्य कौन से थे, तो कोडमदेसर में भैरू जी का मंदिर और नागणची माता का मंदिर बीकानेर में, जिसके कितने हाथ है, तो इसके 18 हाथ है। ये दो बातें और थी। आगे बढ़ते हैं। ये कोडमदेसर भैरू जी, ये नागणची माता की मूर्ति देख लो, खूब सारे हाथ है भाई, आप गिनने की और कोशिश कर लेना। तो कोई पूछे कि राजस्थान में वह कौन सा स्थान है जहां पर 18 हाथों की और नागणची माता की मूर्ति है, तो बीकानेर है। बीका जी ने ये मंदिर वगैरह यहाँ पर बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। ये कोडमदेसर भैरू जी, आप भैरू जी देख लो, हाथ जोड़ लेना भाई, सो सलाम महाराज। इनके बाद में, वैसे तो बिक्का के बाद में अगला राजा बना था नरा, बिक्का का बेटा था नरा, पर नरा लंबे टाइम तक राजा रहा नहीं, साल भर के टाइम ही राजा रहा। तो नरा का बाद में छोटा भाई था लूणकरण, तो लूणकरण अगला राजा बनता है। लूणकरण के टाइम में क्या होता है, एक तो लूणकरण के बारे में एक बात बताता हूं। मैंने कभी और पहले बताया होगा कि जब करणी माता बीकानेर में थे, उसी समय बीकानेर में लगभग उसी टाइम के डूरेन, तीनों कंटेम्पररी है, बीकानेर में दो और बड़े मशहूर संत हुए। जाम्बोजी महाराज जिन्होंने बिश्नोई पंथ शुरू किया था, और जसनाथ जी महाराज जिन्होंने जसनाथी संप्रदाय शुरू किया था। आगे मैं और बताऊंगा, जिसके लोग फायर डांस करते हैं, अग्नि नृत्य किया जाता है। बीकानेर के कतरियासर गांव के अंदर जसनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। तो जसनाथ जी के आशीर्वाद से लूणकरण राजा बना था। आगे मैं थोड़ी सी घटना और बताऊंगा, आगे लिखा हुआ है कुछ, तब मैं ढंग से समझा दूंगा। यहाँ राजा बनने की बात है तो मैं बता रहा हूं कि जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से लूणकरण यहाँ का राजा बन पाया था। अब बातें पढ़ते हैं। नया नया राज्य स्थापित हुआ था, बिक्का एक ही राजा बने थे बड़े, लूणकरण दूसरा बड़ा राजा हुआ है, नरा बीच में मर गया था। जैसलमेर के एक राजा हुआ करते थे रावल जेत सिंह। रावल जेत सिंह नाम करके राजा हुआ करते थे। और कहते हैं रावल जेत सिंह ने एक बार बीकानेर वालों की मजाक उड़ा दी। कोई एक चारण कवि उनके पास में गए हुए थे और उनके सामने बीकानेर वाले राठौड़ों की मजाक उड़ाई। उस कवि ने आके वापस लूणकरण को कहा कि आपके बारे में जैसलमेर वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं। इस बात पे लूणकरण को गुस्सा आया, लूणकरण जैसलमेर पर अटैक कर देता है और जैसलमेर के रावल जेत सिंह को हराकर गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि बाद में उनको छोड़ देता है। जेत सिंह अपनी बेटी की शादी बीकानेर कर देता है, तो समझौता वगैरह हो जाता है। पर अपना इतना याद रहे कि लूणकरण ने जैसलमेर के कौन से राजा को हराया था, उसने रावल जेत सिंह को हराया था, इतना ही पूछा जाएगा। या जैसलमेर के रावल जेत सिंह को किसने हराया था, तो लूणकरण ने हराया था। नागौर पर अटैक किया था, नागौर के जिस राजा को हराया था उसका नाम था मुहम्मद खां। तो नागौर में तो मुहम्मद खां को हराया था, और यहां पर किसको हराया था, तो यहां पर रावल जेत सिंह को हराया था। साम्राज्य का विस्तार करता जा रहा था लूणकरण लगातार अपना। मैंने बताया कि हरियाणा तक तो बीकानेर की बाउंड्री लगती थी, और ये हरियाणा में चले गए। नारनौल हरियाणा में जो जगह पड़ती है, वहां का नवाब हुआ करता था अभी मीरा, नारनौल का नवाब था। इस नारनौल के नवाब के खिलाफ लड़ने के लिए गए, कुछ साथी साथ वाले विश्वासघात कर लेते हैं, कोई युद्ध से अलग हो जाता है, कहीं अभी मीरा की तरफ चले जाते हैं। अभी मीरा के लूणकरण के बीच में ढोसी का युद्ध होता है। हरियाणा में नारनौल के पास में जगह पड़ती है, 1526 में ढोसी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में लूणकरण लड़ता हुआ मारा गया था। तो लूणकरण किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, तो नारनौल के नवाब अभी मीरा के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ये कौन से युद्ध की बात थी, तो ये ढोसी के युद्ध की बात थी। ये ढोसी कहां पड़ता है, तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है, नारनौल के पास में पड़ता है। तो तीन, जैसलमेर में रावल जेत सिंह को हराया, नागौर में मुहम्मद खां को हराया, लेकिन ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। और इसके बारे में, इसको दानवीर आदमी था, बहुत ज्यादा दान वगैरह दिया करता था, विद्वानों का आश्रयदाता था।
जब भी किसी को ज्यादा दान वगैरह दिए जाते हैं तो हम उसकी तुलना कर्ण के साथ में करते हैं कि यार वो तो कर्ण के समान आदमी। जिस प्रकार महाभारत काल में कर्ण दान दिया करता था, वैसे ये दान देता है, तो उनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। एक राइटर हुए बिट्ठू सुजा, उन्होंने इसे कलयुग का कर्ण कहा था। तो कोई पूछे कि कलयुग का कर्ण बीकानेर के किस राजा को कहा जाता है? लूणकर्ण को कहा जाता है। ऐसा किसने कहा? तो राइटर का नाम याद रख लेना, बिट्ठू सुजा। आगे मैं और बताऊंगा, इनके एक जगह बात और करूंगा कि एक कवि ने इनको कर्ण और कहा है, पर वो आगे जहां वो आएगा वहां बता दूंगा। एक बार इतनी बात याद रखना। फिर ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर में जो लूणकर्ण सर झील है, उनका निर्माता भी इन्हीं को माना जाता है। मैंने बताया सर लगाते थे, लूणकर्ण ने बनाई, इसलिए उसका नाम लूणकर्ण सर झील पड़ गया। तो लूणकर्ण सर झील भी इनके द्वारा ही बनाई गई थी। 4-5 बातें सीधी। जैसलमेर के रावल जेतसी को हराया, नागौर के मोहम्मद खां को हराया, डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, और इसे बिट्ठू सुजा ने कलयुग का कर्ण कहा है, और इसे लूणकर्ण सर झील का निर्माता माना जाता है। बिक्का जो लक्ष्मीनाथ जी वाली मूर्ति लेके आया था, उस लक्ष्मीनाथ जी का जो मंदिर था वो लूणकर्ण ने बनवाया था। ये है लक्ष्मी नारायण जी भी कहते हैं, लक्ष्मीनाथ जी कहते हैं, वो इस लूणकर्ण ने बनवाया था। और जैसा कि कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा एकलिंग जी को बहुत पवित्र मानते थे और कहते हैं हम एकलिंग जी के दीवान है। जयपुर के राजा गोविंद देव जी को बहुत मुख्य मानते और खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते। उसी प्रकार बीकानेर वाले लक्ष्मीनाथ जी को मानते थे और खुद को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान मानते। हालांकि जयपुर मेवाड़ की तरह यूं कहीं ज्यादा लिखा हुआ वैसे तो नहीं आता, पर फिर भी इन लोगों की लक्ष्मीनाथ जी में आस्था थी। ये मानते थे कि राज लक्ष्मीनाथ जी कर रहे हैं, हम उनके दीवान हैं, हम उनके प्रधानमंत्री हैं। नाम आपने तो बात याद रखना कि लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बीकानेर में किसने बनवाया था? तो लूणकर्ण ने बनवाया था। अभी जो मैं आपको कह रहा था कि जसनाथ जी की आशीर्वाद से और लूणकर्ण राजा बना था, तो कहते हैं लूणकर्ण के एक बड़े भाई और थे, उनका नाम था गढ़सी। गढ़सी और लूणकर्ण दो थे। तो एक बार जसनाथ जी के आशीर्वाद लेने के लिए गए। आसपास में संत महात्मा होता, आपने सारे जानते हैं, वो पहुंचे हुए संत थे, दूर दूर तक उनकी ख्यातियां हुआ करती थी, उनके पास खूब सारे लोग जाया करते थे। तो गढ़सी और लूणकर्ण दोनों गए, लेकिन गढ़सी थोड़ा अभिमानी टाइप का आदमी था, इसलिए उस गढ़सी ने जसनाथ जी के प्रति इतना कोई सम्मान प्रकट नहीं किया। लूणकर्ण जी ने बाकायदा दंडवत प्रणाम किया, झुक के महाराज आशीर्वाद दो, और जसनाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि तू अगला राजा बनेगा। जबकि लगता यह था कि नहीं गढ़सी राजा बनेगा, गढ़सी बड़ा था, पर बाद में सामंतों ने सबने लूणकर्ण को ही राजा बनाया। तो जो जसनाथ जी का आशीर्वाद था वो फलीभूत हुआ। दुआ है गर्भ करे न गेला घड़मल। गर्भ मतलब गर्व है, घमंड, कि हे गेले घड़मल। गेला मतलब पागल, गेला समझते ही हो, पागल आदमी को। और अपने मारवाड़ी भाषा कहते हो तो गेलो है। वो तारक मेहता वाले जो सेलेस लोडा नहीं है, उनका वो एक जोक है ना, कि कोई लड़का था और उसने पड़ोसियों के कांच फोड़ दिए गेंद की मार के। पड़ोसी आया और पड़ोसी ने आगे कहा कि आपके लड़के ने हमारे कांच फोड़ दिए। और तुम्हारे गेलो है, पागल है, ऐसा काम कर दे। उस पड़ोसी ने कहा यार फिर तुम्हारे खुद के तो नहीं फोड़ता। इतो गेलो भी कोई नहीं, इतना पागल भी नहीं है कि खुद के फोड़ दे। तो वो गेला मतलब पागल। तो गर्भ के रहना गेला घड़मल। गढ़सी था तो घड़मल लिख दिया उसको। हे पागल घड़मल, इतना गर्व घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। ओ थारो राज न जानू, ये राज तुम्हें नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूं। राज दियो मैं लूणकर्ण ने, मेरी तरफ से तो ये राज मैं लूणकर्ण को दे रहा हूं। गुरु गोरख परवाणु, ये सब मानते हैं कि ये गोरखनाथ जी को अपना गुरु माना करते थे। तो आज गुरु गोरखनाथ जी को मैं प्रमाण मान के, उनको साक्षी मान के ये कहता हूं कि राज मैं लूणकर्ण को दे रहा हूं। तुम्हारे घमंड की वजह से घड़मल तुम्हारे पास से ये राज निकल गया है। जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से लूणकर्ण जी राजा बने। जसनाथी संप्रदाय का जो पवित्र वृक्ष है वह जाड़, जाड़ के जो पौधा होता है उसको पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसलिए बीकानेर राज्य के जो सिक्के बना करते थे उनमें जाड़ का पेड़ बनाया जाता था। तो वो जो जाड़ है वो जसनाथ जी की वजह से बाद में आया। तो ये याद रखना भाई, जसनाथ जी वाला दुआ था, मैंने यहां पर ये दुआ लिख दिया आपके। अगला पढ़ लेते हैं। अगले राजा बने राव जेतसी। राव जेतसी के बारे में तमाम बातें मेरी बताई हुई है। राव जेतसी के बारे में मेरा आपको एक ये बताया हुआ है कि खानवा के युद्ध में उसने अपने बेटे कल्याणमल को भेजकर सांगा की सहायता की थी। तो ये बात मेरी बताई हुई है, मैंने खाली यूं लिख दिया था कि आपको मैं रिकॉल करवा दूं कि खानवा के युद्ध में कल्याणमल गया था और कल्याणमल जो था वो इसका बेटा था। बताया था मैंने। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में।
अब काम की बात दूसरी, बाबर भारत में बनने वाला पहला मुगल राजा था। बाबर जब मरा तो हुमायूं को कह के गया कि अपने बाकी भाइयों में भी राज्य का बंटवारा करना है। और तैमूरिया सल्तनत की विशेषता थी कि उसमें सारे भाइयों के बीच में संपत्ति का बंटवारा हुआ करता था। किसी टाइम में तैमूर बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़े राज्य का अधिकारी था, पर तैमूर से बाबर तक आते आते बाबर के पास में केवल फरगना बचा था। इसलिए बाबर को बेचारे को इंडिया की तरफ भागना पड़ा था, क्योंकि भाइयों में बंट जाता। बाबर यहां हुमायूं को भी कह के गया कि भाइयों को राज्य बांटना। बाबर के भाई थे कामरान, हिंदाल, अस्करी। उसने अपने भाई कामरान को ये अपने पंजाब वाला इलाका दिया, पंजाब, काबुल, कंधार वाला जो इलाका था, काबुल कंधार दिए थे उसको शुरुआत में। ऐसे उसने अपने एक भाई को दे दिया था मेवात, एक भाई को दे दिया था संभल, यूपी में संभल जो जगह पड़ती है वो दे दी थी। खुद ने दिल्ली आगरा रख लिए थे। कामरान के पास जब काबुल कंधार आए, पंजाब से टच होता हुआ प्रदेश है, उसकी रुचि बढ़ी और उसने पंजाब वाले क्षेत्र को भी अपने हस्तगत कर लिया। लाहौर तक वो आ गया था, ये वाला पूरा इलाका उसके पास होता था। पंजाब से जब नीचे उतरेंगे तो राजस्थान शुरू हो जाएगा, तो उसको लगा यार मुझे राजस्थान वाले इलाके पे भी कब्जा कर लेना। पंजाब से राजस्थान में जैसे ही घुसोगे सबसे पहले गंगानगर और हनुमानगढ़, तब अपने हनुमानगढ़ को बोलते थे भटनेर। वापस देख लो, नेर है, भाटियों का बसाया हुआ इसलिए भटनेर है वो। तो भटनेर पर कब्जा कर लेता है। कामरान जो कि हुमायूं का भाई है, उसने कहां पर कब्जा कर लिया? भटनेर। भटनेर मतलब तो हनुमानगढ़। यहां पर कब्जा कर लेता है। अब उसे लगा आगे चल के मुझे बीकानेर पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो जब कामरान इधर बीकानेर पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तब कामरान के और जैतसी जो कि बीकानेर का राजा, इनके बीच में युद्ध होता है। मैंने आपको बताया कि बीकानेर को राती घाटी बोलते थे, इसलिए उस युद्ध का नाम राती घाटी का युद्ध है। ये 1534 में हुआ था, 1534 एडी में। और इस युद्ध में जैतसी ने कामरान को हरा दिया था। कामरान हार गया था। कामरान को किसने हराया? तो जैतसी ने हराया। तो राती घाटी का युद्ध कब हुआ? 1534। राती घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो बीकानेर के राव जैतसी और कामरान के बीच। कामरान कौन है? तो हुमायूं का भाई। कामरान पहले कहां पर कब्जा कर लेता है? तो कामरान पहले आपके भटनेर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब बीकानेर पर कब्जा करने की कोशिश की तो क्या हुआ? तो राती घाटी का युद्ध हुआ। और राती घाटी के युद्ध में कौन जीत गया? तो इसमें जैतसी जीत गया था। और जैतसी ने किसको हरा दिया था? कामरान को। बड़ी बात है कि बीकानेर का एक राजा मुगल शासक के भाई को हरा देता है। यहाँ पे कामरान को हराकर उसने यहां से भगा दिया था। फिर ये युद्ध, इसका मेरे को आपको बताया हुआ, आपको वापस पाहेबा मैंने वापस बताया था आपको कि मालदेव के और जैतसी के बीच में हुआ था। जैतसी वर्सेस मालदेव, सारी बात बताई हुई है कि इस युद्ध में जैतसी लड़ता हुआ मारा जाता है, मालदेव बीकानेर पर कब्जा कर लेता है, कुंपा को यहाँ का प्रशासक बना देता है, गिरी सुमेल के युद्ध के बाद कल्याणमल वापस बीकानेर पर कब्जा करता है। ये तमाम बातें मेरी बताई हुई। तो जैतसी के टाइम में 3 युद्ध याद करने। खानवा का युद्ध, बेटे को बेच के सहायता की। राती घाटी का युद्ध, इसमें कामरान को हराया। कामरान कौन था? तो कामरान आपके हुमायूं का भाई था। भटनेर पर कब्जा कर लेता है, बीकानेर पर कब्जा करना चाहता है। और पाहेबा के युद्ध में मालदेव के खिलाफ जैतसी खुद ही लड़ता हुआ यहाँ पर मारा जाता है। उसके दरबार, अब देख लो 3 युद्ध है, 27, 34, 41, 7 साल का गेप है। 1527 + 7 1534 + 7 1541। इसके दरबार में एक राइटर है बिट्ठू सुजा। बिट्ठू जाति है, चारणों का एक गोत्र होता है, सुजा उनका नाम है। उन्होंने राव जैतसी पर एक बुक लिखी, राव जैतसिरो छंद। राव जैतसी पे लिख रहे हैं तो किताब का नाम लिख दिया राव जैतसिरो छंद। अब बिट्ठू सुजा की राव जैतसिरो छंद जो किताब है, इसमें 2 जानकारियां हैं अपने काम की, तो खूब बड़ी किताब है। एक जानकारी तो यह है कि इस किताब में लिखा हुआ है कि राती घाटी के युद्ध में जैतसी ने कामरान को हराकर भगा दिया था। और इसी किताब में यह लिखा हुआ है कि राव जैतसी के पिता राव लूणकर्ण है, वो कलयुग के कर्ण। अभी मैं पीछे आपको बता के आया था कि लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, तो वो बात भी यहीं से याद रखना आप। तो बिट्ठू सुजा किताब याद रखना, ये पक्का पूछेंगे, आरपीसी की फेवरेट बुक है कि राव जैतसिरो छंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बिट्ठू सुजा ने। क्या जानकारी है? तो राती घाटी के युद्ध की। और क्या जानकारी है? तो लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण बिट्ठू सुजा ने कहा था, यही किताब है। इतनी बात याद रखना भाई। और पढ़ते हैं कल्याणमल को। ज्यादा बातें हैं नहीं कल्याणमल के बारे में, थोड़ी सी बातें हैं, क्योंकि सारी बातें मैं बता चुका हूं। कल्याणमल के बारे में एक बात यह है
कि 1527 में खानवा के युद्ध में बीकानेर के राजकुमार की हैसियत से भाग लिया था। बताई हुई है, 2 बार बता दी, वहां बताई थी, यहां बता दी। फिर मेरा बताया हुआ 1544 के गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता के लिए आया था, क्योंकि जब मालदेव ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो मालदेव जब यहाँ पे कब्जा कर लेता है तो कल्याणमल उस कब्जे को कैसे छुड़वाए। कल्याणमल उस समय सिरसा, हरियाणा में जो जगह पड़ती है सिरसा, वहां सिरसा हुआ करता था, और वहां से वो आगे दिल्ली की तरफ शेरशाह सूरी के पास चले गए। क्योंकि और सुनो थोड़ी सी बात, जब जेतसी के टाइम में मालदेव ने यहां पर हमला किया था तो जेतसी के एक मंत्री हुआ करते थे नगराज, जेतसी ने नगराज को भेजा था शेरशाह सूरी के पास कि तू दिल्ली जा, दिल्ली सहायता लेके आ। पर नगराज गया, सहायता लेके आता, उससे पहले तो मालदेव ने यहां पर कब्जा ही कर लिया था। तो बीकानेर वाले उधर शेरशाह सूरी से मालदेव के खिलाफ बात तो कर ही रहे थे। फिर कल्याणमल यहां से गया और शेरशाह सूरी ने कहा मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। तो वीरमदेव मेड़ता वाला, कल्याणमल बीकानेर वाला, ये शेरशाह सूरी के साथ मिलते हैं। गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव अविश्वास की वजह से पीछे हट गया, जेता कुंपा लड़ाई करते हैं, और जेता कुंपा वाली लड़ाई में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर यहाँ पर ये आपके जेता कुंपा तो हार जाते हैं, शेरशाह सूरी आगे बढ़ के जोधपुर पे भी कब्जा कर लेता है, और वो कल्याणमल को बीकानेर दिलवा देता है और वीरमदेव को मेड़ता दिलवा देता है। तो ये थोड़ा याद रखना। ये भी याद रखना कि जब जेतसी पर हमला किया था मालदेव ने, तो उसने अपने कौन से मंत्री को शेरशाह सूरी के पास भेजा था, तो नगराज को भेजा था। और उस समय कल्याणमल को और इनको पूरे परिवार को सिरसा के अंदर छोड़ा हुआ था। ये सिरसा से बाद में उधर आगे की तरफ चले गए थे। फिर ये भी मेरा बताया हुआ है कि 1570 के नागौर दरबार में कल्याणमल ने भाग लिया था और इसमें अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बीकानेर का पहला राजा जो मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है, फर्स्ट किंग, प्रथम शासक है। इससे पहले बीकानेर वालों ने किसी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके 2 बेटे जो थे वो इसके साथ इस नागौर दरबार के अंदर गए थे। एक था राय सिंह, ये भी बात मेरी बताई हुई है शायद, और एक था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ वही जिन्होंने कल्ला रायमलोट के मरसिये लिखे थे। ये दोनों भी नागौर दरबार में साथ थे। अकबर गुणग्राहक आदमी था, अच्छे लोगों की परख रखता था, इसलिए अकबर इन दोनों को अपने साथ ही ले गया था। बाद में राय सिंह को तो उसने जोधपुर का प्रशासक बना दिया था, हमने पढ़ा था। पृथ्वीराज राठौड़ उसके दरबार में रहते थे, कविताएं वगैरह लिखा करते थे। कल वाली क्लास में हम और पढ़ेंगे कि